Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 10th of January, so let's get started. आज न्यूज़पेपर में इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं एक बार को। फर्स्ट थिंग इज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मंथ पहले जजमेंट दिया था दैट सेम सेक्स मैरिज को हम लीगलाइज नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर रिव्यू पेटिशन डाली गई थी बट वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। सो एज ऑफ नाउ हाउ थिंग्स स्टैंड इन इंडिया इज दैट सेम सेक्स मैरिज इज स्टिल इलीगल। ओके, लीगलाइज नहीं किया गया है इंडिया में डेस्पाइट की काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसको किया है। दूसरा, दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ बोल बच्चन की मोदी कॉल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, वो सब प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है। आपको जो याद रखना है कि यहाँ पर हमने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया की तरफ हमने क्या चलाया, यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये कहीं पे एक सिंगल फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करेगा। इसके अलावा जयशंकर ने कहा था कि हमें क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, हमारे यूथ को जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भी, बट एट द सेम टाइम अपने ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए। राइट, ये कुछ ऐसे सेंटेंस कीवर्ड्स आते हैं जो आपके आंसर्स को रियली इम्पैक्टफुल बनाती हैं। दूसरा, यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात कही है कि शायद इंडिया कंसिडर कर सकता है गिविंग ड्वेल सिटीजनशिप। ओके, तो हो सकता है कि मैं आपको ये टॉपिक 20 मिनट्स में डिस्कस करूं, क्योंकि आजकल क्या है कि ये चीज़ें मोमेंटम गेन कर रही हैं। कई कंट्रीज़ भी देती हैं, इंडिया भी कंसिडर कर रहा है। दैट मीन्स कि देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक है हमारे एनआरआईज, सो वो सिर्फ अभी रेसिडेंट नहीं है इंडिया में बट वो सिटीज़न हैं इंडिया के। ठीक है, अगर वो इंडिया आ रहे हैं उस वक्त तो वो वोट कर सकते हैं, वो यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट वैन वी टॉक अबाउट द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, तो वो सिटीज़न नहीं होते हैं। वो यूएसए के सिटीज़न होगा, कोई यूके का होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा। ओके, तो इनको हमने ना तो ऐसा कोई वोटिंग राइट्स दे रखे हैं, ना ही ये इंडिया में आकर कोई पॉलिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस बार यूएसए की कांग्रेस में अराउंड 6 लॉ मेकर्स इलेक्ट हुए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। बट वो क्या है, वो है तो यूएस सिटीज़न ही ना। तो उनकी लॉयल्टी कहाँ लाई करेगी, उनकी लॉयल्टी लाई करेगी यूएसए की तरफ। अब अगर हम इन लोगों को इंडिया की भी सिटीजनशिप दे दें, अब उसमें इंडिया के पास मोटिव क्या है? इंडिया के पास मोटिव से दो चार चीज़ें ही होती हैं इसमें। फर्स्ट इज़ कि ये जो डायस्पोरा होगा वहाँ पर, जो यूएसए की कांग्रेस में बैठा है, पावर में बैठा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट को थोड़ा सा फॉरवर्ड करेगा। ओके, पहला ये एक्सपेक्टेशन है, जो कि ट्रूली तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा होगा। दूसरा इज़ कि इनसे हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिया में। ओके, फॉरेन एफडीआई वगैरह ज़्यादा आ सकती है। सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी वाइज कि ये लोग ही आकर कल को हमारे यहाँ स्टार्टअप्स बना सकते हैं, ये इंडिया के मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आती है कि अगर हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को वोटिंग राइट दे दिया, दैट मीन्स हमने ऐसे लोगों को देश की पॉलिटिक्स में आने का या एडमिनिस्ट्रेशन में आने का राइट दे दिया है जिनकी लॉयल्टी एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ यूएस यूके, जिनकी आधी लॉयल्टी लाई करती है यूएसए में और हाफ लॉयल्टी लाई करेगी इंडिया में। जबकि सिटीजनशिप का कंसेप्ट ये है कि आप जिस देश के भी सिटीजन हो, आपकी 100% लॉयल्टी उसी देश के प्रति लाई करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ड्वेल सिटीजनशिप दे रहे हैं, दैट मीन्स हम ऐसे लोगों को अपने यहाँ पर पावर में जगह दे रहे हैं जिनकी हाफ लॉयल्टी उस कंट्री को लाई करती है जहाँ की उनके पास सेकंड सिटीजनशिप है। राइट, तो यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कहा तो है, बट पर्सनली उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है ये आइडिया। लेकिन आज के टाइम में इस आइडिया की आखिर इतनी बातें क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार इंडिया बात करता है वासुदेव कुटुम्बकम, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की जाती है ग्लोबल सिटीजनशिप की। ओके, और दूसरा इसका एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ड्वेल सिटीजनशिप दे रखी है और उनकी फ़ुटबॉल टीम इंडिया की फ़ुटबॉल टीम से बेटर परफॉर्म करती है। क्यों? क्या इसलिए, फॉर एग्जांपल माली, क्या इसलिए कि उनके प्लेयर्स अच्छे हैं? नहीं, उनके उनके जो प्लेयर्स हैं वो मोस्टली सब यूके में या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में खेलते हैं। वो सिर्फ जब उनका देश जिसने ड्वेल सिटीजनशिप दे रखी है उनका, ठीक है, जहाँ के वो ओरिजिन रहा है उनका, उन कंट्री की तरफ से आके फुटबॉल खेलते हैं। राइट, तो ऐसा कई बार हुआ है कि इंडिया ऐसी ऐसी छोटी कंट्री से हारा है जिसको देख के बिलीव नहीं होता है कि इंडिया इनसे हार सकता है। वो इसलिए हार रहा है क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो सिटीज़न हैं असल में यूके और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के, लेकिन ड्वेल सिटीजनशिप होने की वजह से उनका यूज़ वो देश अपने लिए भी करता है। तो हम भी कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ भी इस तरह की बातें की गई थी कि काफ़ी सारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में अच्छी अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनकी सर्विसेज, इनका टैलेंट, इनका नॉलेज अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए भी यूज़ करें। तो वहाँ से निकल के आया ये कंसेप्ट
ड्वेल सिटीजनशिप का। अगर ये थोड़ा और न्यूज़ में रहा कुछ दिन तो हम इस पर ज़रूर एक 20 मिनट सेशन करेंगे जहाँ पर हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जानेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस किया है सो दैट यू हैव एटलीस्ट सम आइडिया जो भी चीज़ें हमारे यहाँ न्यूज़ में चलती हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, बाय द वे मैंने कल भी आपको कहा था कि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल यूएपीए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ओके, और पॉक्सो, जो कि मैंने ऐसा नहीं कि पहले डिस्कस नहीं किया, मैंने पहले किया है, बट कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे फॉलो करना शुरू किया है। ओके, तो ऐसे 4-5 टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ 20 मिनट डिस्कशन में करूँगा। इसके अलावा मैंने 4 टॉपिक्स और सॉर्ट आउट करके रखे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है। दूसरा है स्पेस सेक्टर में हमने क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्या ग्रोथ की है पिछले कुछ टाइम में। तो 2 और टॉपिक हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। इन 4 टॉपिक्स को, और यहाँ पे ये 20 मिनट से करीब 5 टॉपिक, ये 9 वीडियोस आपके अपलोड हो जाएंगे आज और कल में। ठीक है, 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ओके, बट ऑब्वियसली सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ पेड कोर्स। 1-2 वीडियो मैं बीच बीच में यूट्यूब पे डालता हूँ, बट अगर आप पेड कोर्स का पार्ट हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। एंड अल्टीमेटली आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, अल्टीमेटली आपको भागना है कि मेरे पास वो नॉलेज है कि मैं किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं मेरे पास उसको लेकर सफिशिएंट पॉइंट्स हों। और ये सब चीज़ें मैगजीन या इस तरह की चीज़ों से नहीं आएगा, ये अल्टीमेटली आएगा आपका जब आप न्यूज़ डिस्कशन फॉलो करते हैं, जहाँ मैं आपको ये बताता हूँ किस तरीके से किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ यूज़ करना है। एंड अल्टीमेटली मेंस 450+ जो कि आपको हॉलिस्टिक कंटेंट प्रोवाइड करता है, एंड 20 मिनट डिस्कशन जो ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करवा देता है एक ही बार में, जो बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं। जैसे मैंने आपके साथ आज एक वीडियो अपलोड किया था H1B वीज़ा, ठीक है, ये बार बार न्यूज़ में रहता है। आज उसका वीडियो आप देख लीजिए जाके यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपके साथ स्टैम्पिड किया था, वो अभी कल ही तिरुपति में हुआ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स जो बार बार न्यूज़ में आते हैं उनको हम 20 मिनट्स में करके ख़त्म कर देते हैं, ताकि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट्स इट। बाकी न्यूज़ में क्या चल रहा है वो सब जाने दीजिए। ओके, हम आगे चलते हैं। सी, तिरुपति स्टैम्पेड, ये कल ही न्यूज़ में था। नो, हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, हमारा जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, फेयर होना चाहिए। एट द सेम टाइम उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। एक वो न्यूज़ एंकर्स हैं जो नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जो सरकार को क्वेश्चन भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो 5 करोड़ रुपए साल का पैकेज लेते हैं और सरकार की चापलूसी करते हैं। ठीक है, नाम नहीं लेंगे बट बहुत सारे हैं। बट एक बेचारा ये लड़का 33 ईयर ओल्ड का मिस्टर मुकेश चंद्राकर, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि देखिए बस्तर आदिवासी जिलों में एक कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क बनाई है, ये जो आप पत्थर जैसी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 124 करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिए। और क्या बना के दिया, सिर्फ गिट्टी मुरम जैसी चीज़ें पटका दी और कह दिया हो गया काम। इस चीज़ को बेचारे ने रिपोर्ट किया था, एंड उसकी डेड बॉडी सेप्टिक टैंक में मिली और ये कॉन्ट्रैक्टर अब फरार है। द रोड दैट मुकेश एंड कलीग हैड प्रोफाइल्ड इन देयर स्टोरी दैट रन ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल एज, यूट्यूब चैनल का नाम है इनका बस्तर जंक्शन एंड एनडीटीवी। अब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, आप करप्शन करेंगे, सब करेंगे, और फिर कहेंगे कि यार ये लोग हथियार क्यों उठा लेते हैं, ये लोग नक्सलिज्म क्यों अपना रहे हैं। ठीक है, उनके लिए आने वाला, उनके डेवलपमेंट के लिए आने वाला पैसा जब बैठे हुए कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से खा जाते हैं तो फिर उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। बट यहाँ पर मोस्टली सवाल है इस लड़के का, मुकेश चंद्राकर, क्या फ्री रिपोर्टिंग या फेयर रिपोर्टिंग करना इतना बुरा है इस वक्त देश में। दिस वॉज द गाय। ओके, सो दीज आर द पीपल जिन्होंने डेमोक्रेसी को इस देश में बचा के रखा हुआ है, जिन्होंने इस देश को पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त नहीं होने दिया। बट नतीजा क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, वो आपके सामने है। एनीवे, हम चलते हैं अपने आर्टिकल्स पे। फर्स्ट हम एक छोटी सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, चाइना एक सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है तिब्बतन रीजन में ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, राइट। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैं तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा नीचे वाले स्टेट्स के साथ शेयर करूँगा, तो आपके पास फ्लड और इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, आपके यहाँ वाटर शॉर्टेज नहीं होगी, बिकॉज दिस इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वो होते हैं जो सिर्फ वाटर को थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं और फिर टरबाइन को घुमाने के लिए रिलीज़ कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ पे कहीं से भी कम होकर कहीं और डाइवर्ट किया जाता है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क उठा था वो था यहाँ की हिमालयन इकोलॉजी को लेकर। और उसी का एक एग्जाम्पल है कि तिब्बत में 2 दिन पहले ही एक भूकंप आया, दैट इज़ अर्थक्वेक, एंड इट वॉज ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1, राइट। तो ये दिखाता है कि ये एरिया जो है वो कितना फ्रेजाइल है। और ये क्यों फ्रेजाइल है, क्योंकि एक तरफ है इंडियन प्लेट,
दूसरी तरफ है यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के अंडर, ठीक है। जब ये सबडक्ट करना शुरू होती है, अब ये इस तरीके से समझिए आप, ये है अगर यूरेशियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, ठीक है। ये सबडक्ट करेगी, मेल्ट करती जाएगी, मेल्ट करती जाएगी, मेल्ट करती जाएगी, ओके। तो अब जब ये कोलाइड हो रही हैं दोनों, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, और इस वजह से लेटेंट हीट इसमें स्टोर होती चली जाती है। अब ये जो लेटेंट हीट जब स्टोर होती जाती है यहाँ पर, इससे साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर हीट अभी भी एक्यूमुलेट हो रही है, और ये हीट देर सबेर कभी ना कभी रिलीज़ होगी, और जब भी ये लेटेंट हीट रिलीज़ होगी तब जाकर यहाँ पे ट्रेमोर्स फील होंगे, अर्थक्वेक आएगा, ओके। इसी बेसिस पर साइंटिस्ट ऑब्जर्व करके ये कहते हैं कि इस रीजन में अभी भी यहाँ का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आना बाकी है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी काफ़ी सारी लेटेंट हीट है। ये 7.1 तो कुछ भी नहीं है, हम ओवर 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ों में जब आप और ज़्यादा डेवलपमेंट करने लगते हो, ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है, फ्लड आ जाता है पूरे रीजन में, ठीक है। हम काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम उसमें काफ़ी सारी माइनिंग्स कर रहे हैं, हम टनल्स वगैरह बना रहे हैं। इनसे क्या हो रहा है कि यहाँ की पूरी जो स्टेबिलिटी है उसको हम और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि प्लेट के सबडक्शन की वजह से वो स्टेबिलिटी ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल है, राइट। द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट and the crust tilted upwards creating the Himalayas. The latent heat at these fault lines, scientists have long warned of a massive overdue earthquake, जो कि अभी overdue है, वो definitely आएगा in the Garhwal Kumaon range, जो नेपाल वाले mountains हैं. The record of last 300 years suggests that those that have occurred have not released all the pent up energy. अभी तक जितने earthquake आए हुए हैं पिछले 300 साल में, उसने अभी तक यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई पूरी एनर्जी रिलीज नहीं की है। सो देयर इज ब्रॉड कंसेंसस अमंग द एक्सपर्ट्स दैट एन 8 मैग्नीट्यूड टेम्ब्लोर इज ओवरड्यू। अब जब ये इस लेवल का अर्थक्वेक आएगा तो क्या ये डैम नुकसान नहीं देंगे उस टाइम? इनमें जो इतना मैसिव वाटर स्टोर किया जाएगा रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या ये हार्म नहीं करेगा यहाँ की पूरी पॉपुलेशन को? डेफिनेटली करेगा। Thus the best we can hope for is insulation against the projected damage. तो हम लोग अर्थक्वेक तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को उसके अगेंस्ट इंसुलेट तो कर ही सकते हैं, राइट। कि हम यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना बनाएं जो थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आने से उस डिज़ास्टर को और ज़्यादा एग्रेवेट कर सकते हैं, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन मस्ट बी व्यूड, जैसे रिकरेंट लैंडस्लाइड होते रहते हैं यहाँ पर, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होते रहते हैं, दैट वॉश अवे डैम्स, hydropower projects and roads. They serve as a constant reminder of the inherent fragility of this region. So adhering to already existing building codes, not only in Himalayas but also the surrounding Indo-Gangetic plain, can go a long way in limiting the inevitable damage. Okay, so हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट को लेकर हमें काफ़ी कंसर्न रहने की ज़रूरत है, ओके। एनीवे, उस पर हम कभी बाद में सेपरेटली भी बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हिमालयाज़ की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को लेकर एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है एंड हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम यहाँ पे दो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 मिनट्स में जो टॉपिक्स बताए उसमें एक टॉपिक और लिख लीजिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, राइट। मैं इसके फीचर्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, पहले भी किए हुए हैं मैंने, ऐसा नहीं है, बट आई कीप ऑन रिपीटिंग दीज थिंग्स इन एवरी 4-5 मंथ्स, ताकि जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 20 मिनट्स डिस्कशन में ही हम इस एक्ट को, उसके फीचर्स और उसमें उसके बाद भी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें एग्जामिन करेंगे, ठीक है। वो 20 मिनट्स में भी हो सकती हैं, वो 450 प्लस में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम लेता है कोई टॉपिक डिस्कशन में। Okay, so first is we need accessibility rules that are based on principle, and second article is section 152 of BNS should not become proxy to sedition. अब IPC में सेडिशन हुआ करता था, ठीक है, उसी को फिर हमने यहाँ से तो हटा दिया, लेकिन हमने उसी को ले आए हम भारत न्याय संहिता में एज सेक्शन 152, ओके। तो इन दोनों टॉपिक्स की बात करते हैं हम। फर्स्ट इज सेक्शन 152 ऑफ BNS शुड नॉट बिकम ए प्रॉक्सी फॉर सेडिशन। रेलेवेंस आप खुद देख सकते हैं, गवर्नेंस में कहाँ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी में, जुडिशरी में एंड एथिक्स में। क्योंकि सेडिशन यानी क्या, कि आपने स्टेट के अगेंस्ट कोई भड़काऊ बयान ना दिया हो, ठीक है, आपने इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी पे कोई काउंटर ना किया हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम फिर बात ये भी आ जाती है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना क्या सेडिशन हो सकता है? ठीक, देखिए, कंट्री को क्रिटिसाइज़ करना इज़ डिफरेंट थिंग एंड गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ करना इज़ वन थिंग। बट कई बार पुलिस क्या करती है, दोनों को मिक्स कर देती है, और उस वजह से फिर बात आती है क्या हम फ्री स्पीच और नेशनल इंटरेस्ट इन दोनों में एक बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा गया है।
सेक्शन 152 ऑफ भारत न्याय संहिता, अब इसको हमने सेक्शन 152 में डाल दिया है, जो कि आईपीसी में हुआ करता था सेक्शन 124A। ओके, अब ये आईपीसी के 124 से निकल के ये आ गया है बीएनएस के सेक्शन 152 में। ओके, फर्स्ट इज ये क्या करता है, फर्स्ट इज इट क्रिमिनलाइज, सी criminalize, okay, not it is not just a civil offense, it is a criminal offense. Criminalize acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India, जिसे मैं आपको बार बार SUIK के रेफर करता हूँ। अगर इसके अगेंस्ट आप कोई कुछ भी कर रहे हो तो आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 152, बट इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशन द टर्म सेडिशन बट रिटेन सिमिलर इम्प्लीकेशन। अब इन्होंने क्या किया, हमेशा से डिमांड होती रही कि इस IPC 124A को डिलीट किया जाए, तो क्योंकि ये बात करता था सेडिशन की, तो हमने क्या किया कि सेडिशन वर्ड को डिलीट कर दिया। इसमें भारत न्याय संहिता में सेडिशन वर्ड डिलीट कर दिया हमने, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो सारे प्रोविजन हमने एज इट इज़ रखे। हमने क्या किया, सिर्फ जो टर्म था दिस टर्म सेडिशन, हमने सिर्फ इसको डिलीट किया। ओके, लेकिन जो भी इम्प्लीकेशंस हो सकते थे सेडिशन के, वही इम्प्लीकेशन हमने रख दिए अंडर सेक्शन 152। तो मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए नॉमेनक्लेचर हटा दिया, लेकिन मैंने सारे प्रोविजंस इम्प्लीकेशंस वैसे के वैसे ही रखे हैं जैसे कि सेडिशन के अंडर में थे, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। Second is, Supreme Court has suspended the trials under Section 124A sedition of the IPC in 22 with plans to reconsider its validity। अब हुआ क्या था कि जब इस सेडिशन को लेके बार बार क्रिटिसिज्म उठ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ओके, फिलहाल के लिए 2022 में फिलहाल के लिए मैं वो सारे केसेस सारी ट्रायल सस्पेंड कर रहा हूँ जो सेडिशन के अंडर में फाइल की गई थी। ठीक है, जो भी केस सेडिशन के चल रहे थे उनको फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। उसने कहा था कि पहले मुझे ये एग्जामिन करना है क्या सेडिशन जैसा कुछ होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक, अंग्रेज़ लेकर आए थे इसको मकाउले कोर्ट के टाइम, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी ब्रिटिश राज और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो गद्दार है। ठीक है, बट एक डेमोक्रेटिक इंडिया में क्या ये होना चाहिए या नहीं, इसको लेके क्वेश्चन मार्क हमेशा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले हम इसकी वैलिडिटी को कंसिडर करेंगे, उसके बाद इन ट्रायल्स के बारे में सोचेंगे। होम मिनिस्टर अनाउंस दैट सेडिशन वुड बी रिपील, बट सुप्रीम कोर्ट से पहले खुद होम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि सेडिशन को रिपील किया जाएगा, बट सेक्शन 152 ऑफ BNS इंडिकेट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ सच प्रोविजन। तो इस वर्ड को तो रिपील कर लिया, लेकिन इस तरह की कोई भी हरकत करने पे जो इम्प्लीकेशन होने चाहिए, जो जो चार्जेस आप पे लगने चाहिए, वो चार्जेस एज इट इज़ रखे गए अंडर सेक्शन 152। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद सेक्शन 152, हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट इसकी काफ़ी वेग है एंड देयर इज़ क्लियर पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ बाय द एजेंसीज। The key terms like endangering sovereignty, unity, and integrity are not clearly defined, allowing for subjective interpretation. The criticism of political and historical figure could be construed as an endangering unity. Now, again, don't take it personally, but अगर कोई criticize कर रहा है कि जो सावरकर जी थे उन्होंने तो अंग्रेज से माफ़ी मांगी थी, ठीक है, इस टाइप की बातें कर रहा है, तो क्या इसको भी ये मान लिया जाए कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कुछ बोला गया है, राइट या मोदी जी के अगेंस्ट अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है किस तरीके से, जैसे आपने किसान आंदोलन के टाइम देखा, मोदी जी के पुतले जलाए लोगों ने दशहरा पे, ठीक है, वहाँ पर किसानों ने, तो क्या इसको हम सेडिशन मान लें कि आपने देश के साथ गद्दारी की है, आपने इंडिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पर अटैक किया। तो ये जो वर्ड्स है ना, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को एंडेंजर किया आपने, इस टर्म को आपने कभी ढंग से डिफाइन नहीं किया, कि इसको काफ़ी वेग रख दिया है कि इसको जिस तरीके से चाहेंगे हम वैसे इंटरप्रेट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन, मतलब मेरे कौन से एक्ट्स ऐसे होंगे, कौन सी ऐसी हरकतें मानी जाएं कि मैंने सॉवरेनिटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी को डेंजर में डाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया गया है, इसलिए काफ़ी वेग है और इसमें पोटेंशियल है अब्यूज़ का। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज द इम्पैक्ट ऑन फ्री स्पीच। नाउ द टर्म knowingly lowers the threshold for liability, especially on social media. Sharing content unintentionally inciting prohibited feelings could lead to prosecution. Now, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे जब बाला साहेब ठाकरे जी की डेथ हुई थी, तब एक लड़की ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था कि यार एक पॉलिटिकल लीडर के मरने पे पूरा मुंबई बंद है, और एक और उसकी फ्रेंड ने उसको लाइक कर दिया, ठीक है, और इस वजह से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, राइट। तो ठीक है, हाँ, ऐसा भी कुछ उसने नहीं बोला था गलत, हाँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, बट वो ऐसा नहीं था कि वो कोई ऑफेंस हो गया था। ओके, सो यहाँ पर जब इन्होंने ये टर्म यूज़ किया दैट द टर्म नोइंगली लोअर द थ्रेशोल्ड फॉर लाइबिलिटी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यार
मैंने जानबूझ के नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया था ठीक से, बट मैंने लाइक कर दिया था, शेयर कर दिया था, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार क्लेम कर सकता हूँ कि ये अननोइंगली हुआ मुझसे, ओके, या अननोइंगली मुझसे शेयर हो गया। बट शेयरिंग द कंटेंट अनइंटेंशनली इंसाइटिंग प्रोहिबिटेड फीलिंग्स कुड लीड टू अब यार फीलिंग्स तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की फीलिंग्स किसी मैटर पे हर्ट ना हो जाए, कहीं भी हो जाती है, राइट। अभी जैसे हमने अपने एमपी में एक जगह पे देखा, सामने हनुमान जी का मंदिर बना, बीच में रोड है और सामने ही शराब का ठेका था, देसी शराब का, ठीक है। तो फीलिंग्स तो फिर इस मैटर पे भी हर्ट हो सकती है और होनी भी चाहिए, ओके। सो इसका इम्पैक्ट फ्री स्पीच पे तो डेफिनेटली होगा। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ सेफ गार्ड, देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट कैजुअल लिंक बिटवीन स्पीच एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड सेक्शन 152 इज कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, मैं दोबारा इसमें नहीं जाऊँगा, मैंने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी जो लेक्चर किया था उसमें भी बताया था, ओके। दिस सेक्शन 152 इज कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन बेलेबल। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही हुआ करता था सेडिशन लॉ में भी, okay. Second is there is the previous instances of misuse of sedition law. So NCRB data, out of 548 sedition only 12 conviction occurred. तो ये दिखाता है कि आपने कितने ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए सेडिशन के अंडर में, बट कन्विक्शन कितने हुए, जस्ट 12। यानी कि बाकी केस आपने ज़बरदस्ती सेडिशन के उसमें डाल दिए थे, वो इतने सीरियस ऑफेंस थे ही नहीं। ए ब्रॉडर एंड मोर सब्जेक्टिव प्रोविजन लाइक सेक्शन 142 मे वर्सन सच मिसयूज। अब क्योंकि यहाँ पर तो हमने क्लियर किया ही नहीं है कि मेरी कौन सी स्पीच या कौन सी चीज़ें एंडेंजर कर देंगी इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को, तो ये तो इसका तो और ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है सेक्शन 152 का। जुडिशरी का क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें? जुडिशरी का कहना है दैट कोर्ट्स इन पास्ट केसेस सच एज बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दे एम्फेसाइज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पीच रादर दैन इट्स कंटेंट अलोन। द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिसलॉयल्टी। अब ये बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को अगर क्रिटिसाइज करो, जैसे सपोज कि आर्टिकल 370 को रिपील किया गया, ठीक है, तो चलिए कोई अगर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहे कि ये गलत किया है, गलत किया, ठीक है, तो ये तो यहाँ तो हम गवर्नमेंट की एक स्टेप के अगेंस्ट कर रहे हैं ना, इसमें देश के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी कहाँ से आ गई, राइट। तो काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया इसके अगेंस्ट कि आपने आर्टिकल 370 के रिपील के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उनका कहना है कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम कोई देश को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है नीड फॉर क्लियर गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट शुड प्रोवाइड क्लियर बाउंड्रीज फॉर एनफोर्समेंट टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। अब ये सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा कि किस तरह के एक्ट को माना जाएगा कि ये देश के खिलाफ है और किस चीज़ को नहीं माना जाएगा। तो फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ वी नीड टू क्रिएट ए बैलेंस, protect criticism and dissent under the marketplace of ideas or principles. Avoid the legal overreach that stifle expression. ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ही ना होने दें बिल्कुल. Then judicial oversight to ensure that section 152 of BNS is not used as a proxy for sedition, and Supreme Court should lay down clear safeguards for its applications. राइट, तो ये दो वे फॉरवर्ड ज़रूर याद रखिएगा अपने नोट्स पे। बाकी की चीज़ें आप छोड़ भी दें तो वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये फर्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके। सो ये 3 पॉइंट्स अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। हम चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे। वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल रेलेवेंस। आप ये मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर से, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ओके। सो कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन राजीव Raturi versus Union of India case 2024, it declared that Rule 15 under this अब मैंने आपको बताया ना, कोई भी एक्ट अगर आता है तो बाद में उसके अंडर में रूल्स बनाने होते हैं उसको फोर्स में लाने के लिए, जैसे अब हम लोग अपने डेटा प्रोटेक्शन को लेके बना रहे हैं। सो यहाँ पर इट डिक्लेयर्ड दैट रूल 15 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल 2017 जो इस एक्ट को फोर्स में लाने के लिए लाए थे, ये रूल 15 ही वायलेट कर जाता है इस एक्ट को। किस तरीके से? बिकॉज इनका कहना है रूल 15 वॉज डिस्क्रिशनरी अनलाइक द मैंडेटरी प्रोविजंस अंडर सेक्शन 44 एंड अदर्स। द कोर्ट गेव गवर्नमेंट 3 months टू इम्प्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस अक्रॉस ऑल सेक्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा, कॉलेज में क्या होगा, सीढ़ियाँ लगी होंगी अगर ऊपर चढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे एस्केलेटर तो नहीं लगाया जाता है, राइट। तो फिर ये जो बच्चा, जो मान लो कि वो व्हील चेयर पर है, ठीक है, ये बच्चा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को किस तरीके से एक्सेस करेगा? छोड़ दीजिए स्कूल कॉलेजेस भी, आप कोर्ट चले जाइए, आप पार्लियामेंट चले जाइए, वहाँ भी व्हील चेयर पर आने वाले लोगों के साथ दिक्कत होती है।
तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि ये जो आपका रूल 15 है ना, ये तो खुद ही एक्ट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है कि हमें हर जगह को, जैसे बस हो गई, प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सबको हमें क्या बनाना है, हमें एक्सेसिबल बनाना है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कि वो किसी और पे डिपेंड ना रहे कि कोई उसको वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करे। एक्सेसिबल बनाना है हमें अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग जुडिशियल प्रेमाइसेस, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस एंड ऑल दोज थिंग। तो ये आपने रूल 15 के अंडर में ये डिस्क्रिशनरी क्यों रखा, ये प्रोविज़न? ये मैंडेटरी रखना था कि ये तो करना ही होगा सबको, बट सरकार ने यहाँ पर इसको डिस्क्रिशनरी रख दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप डिस्क्रिशनरी नहीं, मैंडेटरी रखिए कि ये सभी को करना है, और ये काम करने के लिए हम आपको 3 मंथ का टाइम देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये लोग ठीक से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, किसी की आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, तो इनके लिए कोई प्रोविजंस नहीं किए गए। यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस आपने प्रिपेयर की इन रूल्स के लिए, दे वर क्रिएटेड इन सिलोस, देर इज़ नो इंटरसेक्शनैलिटी और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, देर इज़ लैक ऑफ रेगुलर ऑडिट एंड अपडेट्स टू अलाइन विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सो ऑन। ओके, तो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे इसमें टेक्नोलॉजिकली और पीछे रह जाएंगे अगर आप ये जो गाइडलाइंस आपने लाए हैं ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की नहीं होंगी। सेकेंड इज प्रॉब्लम विद करेंट एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस। तो यहाँ पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज मैनेजिंग दीज एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस विदाउट कोऑर्डिनेशन। हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें होती है तो बहुत स्लोस में चलती हैं, एक मिनिस्ट्री कर रही है। अब जैसे हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, बट हेल्थ सबसे ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट किसका पड़ रहा है? वाटर क्वालिटी का, सैनिटेशन का। ठीक है, ये मिनिस्ट्री अलग काम कर रही हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, जबकि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। वैसी ही बीमारी और वैसी ही प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सारी मिनिस्ट्रीज एजेंसीज अपने अपने लेवल पर एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर रही हैं विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट क्रिएटिंग आइसोलेटेड गाइडलाइंस। अर्बन अफेयर कुछ कह देती है कि ओके हम लोग वो बना देंगे, यहाँ पर रैंप वॉक वगैरह बना देंगे। ट्रांसपोर्ट वाली आती है, उसके बस में वो एक्स्ट्रा प्लेट है ही नहीं, आपने कभी देखा होगा वीडियोस वगैरह में, तो बस में एक एक्स्ट्रा प्लेट निकलती है जो यहाँ पे बस स्टॉप से कनेक्ट होती है, और फिर वो जो फिजिकली हैंडीकैप इंसान है व्हील चेयर पर, वो इससे बस में चढ़ जाता है। ठीक है, आपने कुछ जगहों पे देखा भी होगा, दिल्ली में है बट सब जगह पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इशू है फ्रेगमेंटेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस। सेकेंड है एम्बिग्यूटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नाउ दीज कॉम्प्लेक्स रूल्स लीड टू इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन एट द स्टेट एंड लोकल लेवल, and there is no centralized authority to oversee the compliance and address their grievances. Now this is the problem, और यही सब आपका वे फॉरवर्ड भी बन जाता है। जब हम लोग वे फॉरवर्ड वगैरह लिखने की बात करते हैं तो फर्स्ट वे फॉरवर्ड क्या बन जाएगा यहाँ से कि हमें ये सब आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मिनिस्ट्रीज के बीच। सेकंड इज देयर शुड बी ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टू ओवरसी द कंप्लायंस एज वेल एज एड्रेस द ग्रीवांसेस। ठीक है, तो यहीं से आपको चैलेंजेस मिलते जाते हैं और यहीं से आपको उनका सॉल्यूशन यानी कि वे फॉरवर्ड भी मिल जाता है। इसी तरीके से आपके आंसर्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग याद करेंगे। थर्ड इज बैरियर टू एक्सेसिबिलिटी। देयर इज एटीट्यूडनल बैरियर जो एड्रेस नहीं किया गया, दैट इज सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी। सोसाइटल एटीट्यूड का मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आप थोड़ा सा स्मॉल टाउन या विलेज साइड जाएंगे ना, कुछ लोगों का, स्पेशली लेडीज़ का, उनका ये मानना है कि सुबह उठते से हम किसी अपाहिज को नहीं देख सकते, दिन खराब जाता है। ठीक है, अपाहिज मतलब जो जिसको थोड़ा जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना लंगड़ा, ओके, इस टाइप के लोगों को सुबह सुबह देखना कुछ लोग अशुभ मानते हैं। तो ये जो एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं इनका क्या करें, इनको एड्रेस नहीं किया गया आज तक। फिजिकल एंड डिजिटल एक्सेस ट्रीटेड इन आइसोलेशन रादर देन हॉलिस्टिकली। ओके, कि हम फिजिकल एक्सेस इंप्रूव कर सकते हैं, डिजिटल एक्सेस इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप आइसोलेशन में कर रहे हो, उसको हॉलिस्टिकली एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो यही आपका वे फॉरवर्ड बनेगा कि एटीट्यूडनल बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं अवेयरनेस से, एजुकेशन से, एज वेल एज सिंपैथी से। सिंपैथी भी उतनी ही ज़रूरी है। सेकेंड इज यूनिवर्सल डिज़ाइन चैलेंज। तो एक्सेसिबिलिटी प्रोविजन स्टिल लिमिटेड टू स्पेसिफिक वल्नरेबल ग्रुप्स, especially elderly, disabled, but broader principle of universal design is not integrated. सो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं जिस पे बेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी रिकमेंडेशन वगैरह देना वो चैलेंजेस से रिलेटेड होंगे तो आपको एग्जाम में याद जल्दी आएंगे। ठीक है, आपको अगर चैलेंजेस याद है तो उसी से रिलेटेड वे फॉरवर्ड बनाइए या रिकमेंडेशन बनाइए। अलग से आप रिकमेंडेशन याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतना कंटेंट याद रखना। शिफ्ट टू प्रिंसिपल बेस्ड एक्सेसिबिलिटी रूल्स।
include universal and intersectional principle to ensure consistency across sectors, and minimum mandatory standards should evolve on sliding scale based on new technologies. Second is regular audit and review होना चाहिए. तो Canada's model of periodic review could help ensure the standards keep pace with the changing needs. क्योंकि हम भी लेकर आए थे एक सुगम्य भारत, ठीक, उसमें यही कहा था हमने कि हम अपनी जो पब्लिक प्लेसेस है उनको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे फॉर डिसेबल पीपल. लेकिन फिर हमने कभी मॉनिटर किया ही नहीं उसको ढंग से, हमने पीरियोडिक रिव्यू किया ही नहीं उस प्रोग्राम को, बस लॉन्च कर देते हैं और भूल जाते हैं. सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस, क्योंकि देखिए जब भी गाइडलाइंस कॉम्प्लेक्स होंगी ना तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा इशू आएंगे, एम्बिग्यूटी रहेगी, एक दूसरे पर ब्लेम गेम चलता रहेगा. सो गाइडलाइंस जितनी सिंप्लीफाइड रहेगी उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही ईजी होगा. रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी बाय इंटीग्रेटिंग गाइडलाइंस अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रलाइज अथॉरिटी और जुडिशियल मैकेनिज्म टू एंश्योर द कंप्लायंस. यही हमने ऊपर वे फॉरवर्ड देखा भी था, ठीक है, कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी हमें बनानी चाहिए जो मॉनिटर करेगी इसको और ग्रीवांसेस को एड्रेस करेगी. एनहांस द अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, ठीक है, हमने ऊपर बात की. ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स टू अडॉप्ट द राइट बेस्ड अप्रोच. कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स लाइक एनजीओज, डिसेबल्ड पर्सनस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपर्ट्स, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है. एड्रेस एटीट्यूडनल बैरियर्स, तो ये सोसाइटल माइंडसेट को चेंज करना होगा, इंक्लूसिविटी को अपनाना होगा, चाहे वो अर्बन डिज़ाइन में हो, टेक्नोलॉजी में हो या एजुकेशन में हो. ओके, चलिए नेक्स्ट इज इंडिया इज़ ओपन टू आइडिया ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप. तो ये मैंने आपको शुरू में कवर पेज पर ही समझा दिया है, ठीक है. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सॉरी मैंने आपको यहीं पे समझा दिया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको क्या राइट्स दिए जाते हैं, एनआरआईस हमारे जो हैं उसमें क्या है, और इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हम ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए जाते हैं. ओके, सो अगर ये और थोड़े दिन हॉट टॉपिक रहा न्यूज़ में तो हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस पर कोई ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. डिकोडिंग इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज टॉपिक्स, क्योंकि एक तो यूपीएससी आपसे पूछेगा नहीं सरकार की क्रिटिसिज्म में, और दूसरा कि यहाँ पर सरकार खुद अपना करेक्ट डेटा नहीं दे रही है. अभी तक ये कह रहे हैं कि ये 6.5 रह सकती है, बट सच्चाई ये है कि एक्सपर्ट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का तो यही ओपिनियन है कि ये उतनी भी नहीं है, सरकार इसमें भी डेटा को फॉर्ज कर रही है. ओके, सो आप बस वही पढ़िए जो यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन बिकमिंग एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग. स्टेप बॉर्न वाटर लेवल अफेक्ट द कोल माइन रेस्क्यू. अब मैंने आपके साथ एक टॉपिक करवाया था रैट होल माइनिंग, ठीक है, तब मैंने उसमें आपसे काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी, और ये रैट होल माइनिंग आज भी ऐसी की ऐसी ही चल रही है, और सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, नॉर्थ ईस्ट में. तो ये टॉपिक आप कर लीजिए तैयार, बट बहुत पुराना और आउटडेटेड टॉपिक है, दोबारा नहीं पूछा जाएगा, पहले बहुत पूछा गया ये. बॉल इन गवर्नमेंट्स कोर्ट ऑन ST/SC क्रीमी लेयर. ना दो चीज़ें हुई हैं, एक तो ST/SC में क्या बनाना है हमें, सब कैटेगराइजेशन, तो वो तो स्टेट, काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट उसको करना चाहती हैं और वो होगा भी, बट सब कैटेगराइजेशन से अलग हटके कंसेप्ट है क्रीमी लेयर का. तो ये कोर्ट ने कहा है कि देखिए अब ये सरकार पे छोड़ देते हैं हम, गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्रीमी लेयर बना ले, ना चाहे तो ना बनाए. जैसे OBC में क्रीमी लेयर है, ठीक है, EWS में भी एक तरीके से वो क्रीमी लेयर ही है कि एक पर्टिकुलर इनकम से ऊपर हो तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है. तो ST/SC में अभी तक क्रीमी लेयर जैसा कंसेप्ट कोई नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर वो बनाना चाहेगी तो बना सकती है. ये देखिए हमने फिर से हिमालयन रीजन में एक और टनल बनाया, जेड मोरे टनल. दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट मेजर माइलस्टोन इन द एफर्ट टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख, एंड इट इज़ ओपन ऑल थ्रू द ईयर. तो ये हमें मिलिटरली तो बेनिफिशियल होगा ही लॉजिस्टिक मूव करने में, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट उसका टूरिज्म में होगा वहाँ की लोकल लोगों को. 6th जनरेशन एरो इंजन कैन बी डेवलप बाय टाइंग अप विद फॉरेन फर्म. हमने फोर्थ जनरेशन एरो इंजन तक तो हम पहुँच गए, बस 6th जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये फॉरेन फर्म के साथ टाई अप से ही हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग बात करते हैं ना, को प्रोडक्शन करना है हमें, को डेवलपमेंट करना है, राइट. सो आज के टाइम में कुछ भी इंडिजिनस जैसा नहीं होता है, सभी फर्म्स एक दूसरे टाई अप करके ही चल सकते हैं, और खासकर इंडिया जिसके पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि अभी चाइना ने अनवील किया है अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल की चीज़ें, और कॉम्पिटिशन तो चाइना से ही है. दी only way India can develop a 6th generation aero engine and other technologies required by the co-development with a foreign manufacturer. Okay. India currently invests just 5% of its defense budget for research and development purpose. We need to increase this to 15%. Second is we have to invest close to $4 billion to $5 billion in research and development. China has made rapid progress in this area. हमने पढ़ा उसके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बारे में, बट यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एरो इंजन बनाना है तो एक फैसिलिटी लगा लो बना लो, नहीं, उससे पहले हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज सेटअप करनी पड़ती है, जैसे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ईच सब सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, फ्लाइंग टेस्ट बेड, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ टू मेक द डिस्क विच वुड नीड इन्वेस्टिंग इन
forge press which can press 50,000 tons। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ पहले लगानी पड़ती तब जाके हम ये सब सिस्टम बना सकते हैं। बट सिंगल पॉइंट जो आपको यूज़ करना है कि हमें इस तरह के 6th जनरेशन एरो इंजन्स डेवलप करने के लिए फॉरेन फर्म्स के साथ टाई अप करना चाहिए। ओके, दैट्स इट। को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, बस इतना ही वर्ड यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट इज इंडिया रिलीज कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम फ्रॉम 83 पॉपुलेशन ग्रुप। अब यहाँ पे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा था जिसकी मैंने आपसे बात की थी। तो यहाँ पर लास्ट ईयर से इसको कंपाइल करने में लगे हुए थे और फाइनली ये डेटा अब रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। इंडिया हैज़ कंप्लीटेड and made available a year-long compilation of 10,000 human genomes representing 83 population group। बट ये 83 population group जो इंडियंस के हैं ये तो सिर्फ 2% है। हमारे यहाँ टोटल population group हैं 4,600। इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। ओके, तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ अभी 10,000 ह्यूमन जीनोम्स ही मैप करें जो कि बहुत कम है। इनका बेनिफिट क्या होगा, हाँ ये तो मैं टॉपिक अलग से भी कराऊंगा आपको। ह्यूमन जीनोम मैंने लास्ट ईयर भी कराया था प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ में। यहाँ पर जब ह्यूमन जीनोम की बात हो रही है तो इनसे हमें फ़ायदा होगा कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आने वाले जेनेटिक डिजीज़ और उनकी ड्रग्स थेरेपी वगैरह डेवलप करने में। जीनोम इंडिया डेटाबेस is available to researchers across the world for investigation and remember that it will be available to everyone across the world। ओके, और ये कहाँ पे हाउस किया गया है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो कि है फरीदाबाद हरियाणा में। अब आपकी जो मंथली मैगजीन्स टाइप की स्टूपिड चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं कि वो इन पे भी आपको एक छोटा सा बॉक्स में नोट बना के दे देंगी, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इस ईयर में बना, ये इसके हेड होते हैं। तो ये सब फालतू की बकवास है, इनमें टाइम वेस्ट मत करो, उतना पढ़ो जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये कब सेटअप हुए वो हुए ये सब नहीं पूछेगा आपसे कोई। ओके, तो हाँ सिर्फ इंडिया ने नहीं, मैनी कंट्रीज हैव क्रिएटेड सच डेटाबेस। इससे मदद होगी एस्टिमेट करने में डिजीज रिस्क, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एस्टैब्लिशिंग जेनोलॉजी एंड डीएनए प्रोफाइलिंग डेटाबेस। इससे हम लोग टारगेटेड क्लिनिकल इंटरवेंशंस डेवलप कर पाएंगे, एडवांसिंग प्रिसिशन मेडिसिन फॉर बेटर हेल्थ केयर एंड रिसर्चर्स विशिंग टू एक्सेस द जीनोम्स दे मस्ट सेंड द प्रपोजल दैट विल बी परयूज्ड बाय इंडिपेंडेंट पैनल। अब अगर मैं रिसर्चर हूँ, मुझे ये डेटा एक्सेस करना है तो मुझे इंडिपेंडेंट पैनल के पास एप्लीकेशन भेजनी होगी विथ कमिटमेंट दैट विल एडर टू डेटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा शेयरिंग को लेकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो नॉर्म्स होंगे वो फॉलो करने होंगे अगर मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। एंड दिस डेटा विल नॉट बी क्लासिफाइड बाय द नेम्स ऑफ कास्ट और ट्राइब्स बट विल बी न्यूमरोलॉजिकली कोडेड। तो ये आपकी कास्ट या ट्राइब के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं किए जाएंगे बट न्यूमेरिकल कोड्स यूज़ किए जाएंगे। ओके, बाकी उसमें कुछ इतना काम का नहीं है। वाइल्ड फायर आपको पता ही है, लॉस एंजलिस में तक लगी हुई है वाइल्ड फायर। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस साल के हॉट फेवरेट रहेंगे आपके मेंस में आने के लिए। ठीक है, वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, स्पेन में लगी थी, इंडिया में लगी, ऑस्ट्रेलिया में लगी, तो इसको भी हम प्रिपेयर करेंगे फॉर आवर मेंस। एट द सेम टाइम दूसरा स्टैम्पिड, उसके आने के क्वेश्चंस हैं उसको हमने कर लिया। और एक और टॉपिक था ड्रोनिंग, इस बार मानसून में डूबने की वजह से भी काफ़ी डेथ हुई। तो ये 3 चीज़ें हैं जो डिज़ास्टर के लिए आपको तैयार करनी चाहिए। डोंट जस्ट थिंक अबाउट दैट साइक्लोन अर्थक्वेक। बहुत पूछ चुका है यूपीएससी वो सब। वो आपसे आज जो भी लेटेस्ट प्रॉब्लम्स होगी ना रिसेंट अक्रेंस की, वो उनके सॉल्यूशन आपसे ज़्यादा पूछना चाहता है रादर देन कि जो ट्रेडिशनली पूछे गए। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड डू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपको मेंस 450+ मिलता है, आपको 20 मिनट्स सीरीज़ के वीडियोस मिलते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें आपको मिलती है द यूनिक प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ which is based on last 2 to 3 years news articles from different sources. Okay, don't just rely solely on these monthly compilation magazines. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.